हम हर रोज़ बेशुमार कपल्स की डिवोर्स होने से रोकते हैं। ऐसी डिवोर्सेस भी कि जो कि अभी कोर्ट में चल रही हैं, लोग ना उम्मीद हुए होते हैं, मगर ज़रा समझिए कि इनको हम स्टॉप कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको बताता हूँ। लोग दरअसल हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पार्टनर के ऊपर से ट्रस्ट शेक हो गया, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई। मैं तो ऑफिस गया था और पीछे से मेरी वाइफ अपने घर चली गई। वाइफ कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, मुश्किलात तो थी मगर इतनी ख़राब नहीं थी कि उसने मुझे डिवोर्स का लेटर भेज दिया। एक ही फ़ाइट हुई, हस्बैंड एक दो दिन के लिए खामोश रहा और उसके बाद डिवोर्स का लेटर मुझे रिसीव हो गया। अब ये ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं कि इसमें आप तुक्के नहीं लगा सकते, इसमें आप ऐसी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो कि इमोशनल स्ट्रेटजीज हों, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे बहुत से लोग रिलेशनशिप एडवाइस देते हुए आपको नज़र आते हैं, मगर इसमें 99% साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। और हमारे पास लोग आकर यही कह रहे होते हैं कि उन्होंने तो कहा कि छोड़ दो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे इंसान ऐसा गुजारा नहीं है। तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और बाकी ऐसे कुछ रिलेशंस होते हैं, मगर ज़्यादातर केसेस के अंदर सोल्यूशन निकलता है और हम उसको वर्केबल बना सकते हैं। और बहुत से हमारे क्लाइंट्स हमें आकर बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, क्योंकि उनको वाकई पहली दफ़ा कोई सोल्यूशन समझ में आता है और हमारी वीडियो के अंदर कोई आपको इमोशनल बात नहीं सुनने को मिलेगी। और इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाती है, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है आपको कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी काम किस तरह से करती है, रिसर्चेस क्या कहती हैं, और आपको टर्म्स के साथ पता चलता है, लॉजिकली चीज़ों को आप एनालिसिस कर पाते हैं ताकि आपका माइंड एक्सेप्ट कर पाए कि जो आप स्टेप ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। तो ज़रा सोल्यूशन समझिए। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की। हम बाकी अटैचमेंट स्टाइल्स को भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फियरफुल अवॉइडेंट को डिस्कस करते हैं। और इसकी ज़रा डेफिनेशन को समझिए कि जब एक पार्टनर आपके क्लोज आते हुए डरे, जब एक पार्टनर आपके क्लोज आते हुए डरे कि वो दोबारा आपसे हर्ट होगा, तो इसको हम कहेंगे फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ठीक है, कि जब उसको लगे कि आपके साथ क्लोजनेस बढ़ रही है मगर उसको डर लगे कि वो हर्ट भी हो सकता है, यानी जब उसको लगे कि आपके साथ क्लोजनेस बढ़ रही है और उसको डर लगे कि दोबारा से आप उसको हर्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं फियरफुल अवॉइडेंट। अब इसके अंदर बेशुमार साइन होते हैं। इसमें एक सबसे कॉमन साइन ही होता है, पुश एंड पुल डायनामिक आपको देखने को मिलता है। लाइक आपका पार्टनर आता है, मिक्स सिग्नल्स देता है और फिर निकल जाता है। कोई मैसेज आता है, आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, मगर फिर वो गायब हो जाता है। किसी म्यूचुअल की तरफ से कोई बात आपको सुनने को मिलती है, उसकी फैमिली की तरफ से कोई बात सुनने को मिलती है, आप खुश हो जाते हैं, तो इससे आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और आप समझते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो आपके माइंड को दरअसल समझ नहीं आ रही होती कि आपने डील करना कैसे है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आपका पार्टनर आपको डिवोर्स की धमकी दे तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि डिवोर्स का वर्ड किसी के अगर मुंह पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि बैक ऑफ द माइंड उसकी ये बात चल रही है। तो जब उसने आपको ये बात कही तो आपको इसको सीरियसली लेना है। ये नहीं सोचना कि अच्छा फ़र्ज़ करें कि वाइफ ने कह दिया कि मैं तुमसे खुला ले लूँगी, तो इस पर अब आपने ये नहीं कह देना उसको कि नहीं तुम तो ले ही नहीं सकती, कि ये तो शादी ख़त्म हो ही नहीं सकती, ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये नहीं कहना। कि ये भी नहीं उसको कन्विंस करना कि भाई इससे तो हमारी शादी टूट जाएगी, तो बच्चों का सोचो, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, तुम होके देख लो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी इस तरह नहीं। उनके इमोशंस को आपने निगेट नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके इमोशंस को निगेट करेंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगी, तो बेसिकली आप रिकनेक्ट करने से ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। और बहुत से केसेस के अंदर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस पैदा होती है कि पार्टनर फिर कहता है कि ठीक है भाई, मैंने डिवोर्स तो नहीं लेनी थी पहले, मगर अब तो मैंने लेनी है। वहाँ पे फिर पार्टनर डिसाइड कर लेता है कि भाई ये बंदा सुधरने वाला नहीं है, इसने मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करना, तो वहाँ पे फिर डिवोर्स की तरफ चीज़ें जाती हैं। अच्छा, नंबर 1 तो ये चीज़ याद रखनी। अच्छा, नंबर 2 ये भी याद रखना है कि आपने पार्टनर को लाइट नहीं लेना। अनफॉर्चुनेटली बहुत से कपल हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैंने तो पहले सोचा कि मजाक कर रहा है, मैंने पहले सोचा कि ये खुद ही अपना फैसला वापस ले लेगा, मगर उसने बाद में जाके केस फाइल कर दिया। अच्छा, जब पार्टनर केस फाइल कर देता है तो तब इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि अब पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पर्सन फाइल
कर रहा है वही ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ठीक है अगर इसने केस फाइल कर दिया है तो अभी केस वापस हो जाएगा, मगर केस वापस नहीं होता। फिर क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी वहाँ पे ठीक नहीं होती। तो इसलिए ज़रा समझिए कि होता क्या है एक्चुअली। जब हमारी वाइफ, फ़र्ज़ करें कि हमारी वाइफ अगर हमें खुला की धमकी दें और उसने खुला की धमकी भी दे दी, उसने खुला के लिए केस फाइल भी कर दिया, ठीक है। अब ये वो पॉइंट आता है कि जहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। नंबर 1 तो ये कि कभी भी आपने फैमिलीज़ को बीच में इन्वॉल्व अननेसेसरी नहीं करना, कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जैसे ही केस फाइल हुआ या फिर फाइल होने के करीब हुआ या फिर कोई सीरियस सी लड़ाई हो गई तो हमने फ़ौरन फैमिली को फ़ोन घुमा दिया कि भाई देखो आपकी बेटी क्या कह रही है, ठीक है। अब जब फैमिली इन्वॉल्व हुई तो वो फिर फैमिली वर्सेस फैमिली बन जाता है, वो एक फैमिली मैटर बन जाता है रादर देन कि आपका एक रिलेशनशिप मैटर रहे। वो फिर चीज़ चली जाती है फैमिली के पास और फिर उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। और फैमिली को वैसे भी अगर मैं खुल के बात करूं तो बहुत समटाइम्स मज़ा भी आता है इस चीज़ का, क्योंकि गॉसिप मिल जाती है। मज़ा आता है इस चीज़ का कि दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, उस तरफ से क्या हो रहा है। तो हर पर्सन को मज़ा आता है अपनी राय देने का, हर पर्सन को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें हर पर्सन को मज़ा आ रहा है कि भाई फ़र्ज़ करें कि मदर इन लॉ है तो वो अपनी राय देंगी, ब्रदर इन लॉ है वो अपनी राय देगा, हमारे भाई अपनी राय देंगे, बहनें अपनी राय देंगे, हर बंदा अपनी अपनी राय दे, हर बंदा रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनेगा, हर बंदा साइकोलॉजिस्ट बन के आपको मशवरे देगा। और बहुत से दोस्त वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लाइक मदद तो वो कर रहे होते हैं मगर उनके लिए एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट उनको मिल जाता है, ठीक है। तो वो अपनी अपनी राय देते हैं, उसमें हर पर्सन की फिर ये भी कोशिश होती है कि भाई मेरी राय तुम क्यों नहीं मान रहे, तुम्हें तो ऐसा करना, मैं तो तुम्हें कहा था तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं। अब उसमें फिर क्या होता है कि हमारा माइंड ऑलरेडी वल्नरेबल होता है, हम उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद फिर मैं गलत फैसले कर रहा हूँ, शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरे किसी एक्शन से तो रिजल्ट निकला नहीं, चलो इनकी बात मान के देखते हैं। फिर जब ऐसा होता है तो फिर फिर उसमें फैमिलीज़ की ईगो आ जाती है। अब ईगो कैसे आती है? अब फ़र्ज़ करें कि आप की मदर ने कोई आपको मशवरा दिया या फिर आपके फादर ने कोई मशवरा दिया, उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको इस तरह से नहीं, तुम इसको इस तरह से डील करो वाइफ को अपनी, लेट्स सपोज। तो जब आपने वैसा डील किया और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उसमें फिर फादर का क्या मशवरा होगा आपको? उनका मशवरा होगा छोड़ दो इसको। मदर का भी यही मशवरा होगा, आपके दोस्तों का भी यही मशवरा होगा, ठीक है। आपको खुद भी लगेगा कि अच्छा यहाँ पर रिजल्ट कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईगो आ गई, उनको लगा कि जो उन्होंने मशवरा दिया था वो काम नहीं किया, तो इसलिए अब यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो वहाँ पे वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते। याद रखें, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करने की बजाय खुद अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, ताकि क्योंकि आपने मामलात को बाद में खुद भी हैंडल करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे हैंडल करना है। और अगर आपने मदद लेनी ही है तो किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट की मदद लें, ताकि वो आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करें, ठीक। दूसरे नंबर पे, आपने कभी भी पार्टनर को 2 सिनेरियोस के अंदर उलझा के नहीं रखना। नंबर 1 ये कि आपने उसको ये नहीं कहना कि तुम अब बस वापस अब घर चलो, तुम अब सब कुछ बस ठीक करो, अब बस तुम अभी मेरे साथ घर चलोगी, उसको पकड़ के नहीं लेके जाना, ठीक। क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होगी और अगर एक दफ़ा उसने ना कर दी, 2 दफ़ा ना कर दी, तो वहाँ पे उसको आदत बन जाएगी ना कहने की। तो वो आपने ना नहीं सुननी दूसरे से ना, क्योंकि दूसरा पर्सन जब एक दफ़ा ना करे, 2 दफ़ा ना करे, तो फिर वो खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने अचानक से उस पर अपने फ़ैसले इम्पोज नहीं कर देने। दूसरे नंबर पे आपने उसको नो कॉन्टैक्ट भी अप्लाई नहीं करना, यानी ये भी नहीं करना कि नो कॉन्टैक्ट आपने अप्लाई कर देना, क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियोज़ नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर भी हैं। वो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो आपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इसको अचानक से उठ के नो कॉन्टैक्ट नहीं अप्लाई कर देना कि अब मैं नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करने लगा हूँ। मगर ये भी नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा चेजिंग और वो कर रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका दरमियानी रास्ता इख्तियार करना होता है, हमेशा दरमियानी रास्ता इख्तियार करना होता है, ताकि आपके पार्टनर को ये चीज़ ज़रा अंडरस्टैंड वो कर ले कि क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, रादर देन के किसी इमोशनल डिसीजन की वजह से आगे बढ़ना है। अच्छा, उसमें एक अप्रोच ये भी होती है कि हम उसको 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। अपने पार्टनर से 3 क्वेश्चंस हम पूछते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए और ताकि उसको लगे कि अच्छा देयर इज़ इमोशनल कनेक्शन। क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा कि आज हम सिर्फ फियरफुल अवॉइडेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे पार्टनर्स के बारे में जो कि पुश एंड पुल डायनामिक देते हैं, जो कि आपके साथ दोबारा अटैच होते हुए डरते हैं और
जिन्होंने कोई आपसे कंप्लेन की और आप उस कंप्लेन को एड्रेस नहीं कर पाए, या आपको लगता है कि वो किसी बात से खफा है, तो उन केसेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने 3 क्वेश्चंस, यानी आपने उससे ये नहीं कहना कि चलो बस अब सब कुछ ठीक कर, नहीं, सब कुछ जब आप कहते हैं सब कुछ ठीक करते हैं तो उसको लगता है कि भाई मतलब इसको मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है, इसको नहीं पता कि क्या हुआ है, तो वो क्यों, यानी अगर आपने उसको कहा कि सब कुछ ठीक करते हैं और उसने कहा कि चलो जी सब कुछ ठीक करते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि इससे तो फिर उसको लग रहा है कि उसका जो फैसला था आपसे अलग होने वाला गलत था। तो कोई भी पर्सन अपने फैसले को गलत साबित नहीं करना चाहता। अगर उसने इतना बड़ा स्टेप लिया तो वो ये सोच के तो नहीं लिया कि उसने बाद में अच्छा एक ही आपकी बात कहने से वापस हो जाना है, ऐसा नहीं होता। तो उसको इसमें फेस सेविंग भी चाहिए, उसको यहाँ पे क्लैरिटी भी चाहिए, उसको पता है होना चाहिए कि यहाँ पे आप एक्शंस क्या लेने वाले हैं। तो 3 क्वेश्चंस आपने वहाँ पे उससे करने हैं, ठीक है। आपने मैसेज पे अगर बात हो रही है तो मैसेज पे, अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो भी वेट करके उसके बाद अनब्लॉक करके, वैसे इसके लिए भी हमारी बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं कि अगर अभी आप ब्लॉक्ड हैं तो इसके लिए भी बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, मगर इसमें आपने अगर आप कोशिश करें तो हमारी प्राइवेट कंसल्टेशन भी आप ले लें, ताकि आपके केस में अगर आप कंफ्यूज हैं तो कोई गलती ना करें, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। मगर अगर आपने इसमें किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना, थर्ड पर्सन से मुराद है किसी दोस्त को, उनके जरिए क्वेश्चंस नहीं पूछ लेने, ये कोशिश करनी है कि आपने खुद, और उसमें बहुत सी स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं। सो पहले नंबर पे तो ये कि पहला क्वेश्चन कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि किस चीज़ ने तुम्हें मेरे साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट किया है, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि किस चीज़ ने तुम्हें मेरे साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट किया, ताकि उसको लगे, उसको पता चले कि यार आपको समझ में आ रही है कि हुआ क्या है। यानी आप जब ये कहेंगे ना कि कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक तो था, तुम ही ओवर एक्ट कर रही हो, तुम ही सेंसिटिव हो, ठीक है, हम कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, बैठ के बात हो जाएगी, सब कुछ ठीक कर लेंगे यार, जैसे कहोगी हो जाएगा, नहीं, इन बातों से कभी भी रेजोल्यूशन नहीं निकलता। आप उससे पूछते हैं कि तुम्हें कब ऐसा फील हुआ कि देयर इज अ इमोशनल डिस्कनेक्शन, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये कि तो जब तुम मेरे साथ चीज़ों को डिस्कस करना चाहती थी तो तब तुम्हें मेरी तरफ से किस रिस्पॉन्स ने सबसे ज़्यादा हर्ट किया, ठीक है। यानी होता ही है ना कि जब वाइफ के पास एक, वाइफ की एग्जांपल लेने तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाइफ ही करे, हस्बैंड की तरफ से भी, तो खैर वाइफ हमेशा आपसे जब चीज़ों को डिस्कस करना चाहती है तो वहाँ पर हमारी तरफ से थोड़ा उसको शट डाउन करने की एक कोशिश भी होती है ना। हम कहते हैं कि ठीक है यार, एक ही टॉपिक के पीछे तुम क्यों पड़ गई हो, बाद में डिस्कस कर लेंगे, दिस एंड दैट। हम इस तरह से अंडर द कारपेट चीज़ों को करते रहते हैं और वो चीज़ उसके माइंड में बैठ जाती है, ठीक। अगर उसको किसी बात ने हर्ट किया है, उसने कोई अफेयर पकड़ लिया है, कुछ भी, तो आपने उससे ये पूछना है कि जब तुम ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना चाह रही थी तो मेरे किस एक्शन ने तुम्हें सबसे ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया है, ताकि उसको ये पता चले कि एक्चुअली में आप दरअसल क्या फील कर रहे हैं और आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी जगह पे जाके आप चीज़ों को सोच रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये कि तुम मेरे साथ कैसे इमोशनली कंफर्टेबल फील करती रही हो पहले माजी में, कोई तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा भी तो कोई टाइम था कि जब तुमने मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट किया और जब तुम्हें लगा हो कि यू कैन रिलाई ऑन मी, वो टाइम तुम्हें क्या याद है? उसमें कोई ऐसा तुम एग्जांपल दे सकती हो कि कोई मेरा अच्छा एक्शन जिसको तुम चाहती हो कि मुझे उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। अब इस सवाल से भी हम उसके माइंड में नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसे भी टाइम थे कि जब आपस में इमोशनल कनेक्शन बरकरार था, ताकि उसको याद आए कि यू हैव द एबिलिटी कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसके बाद आपने उसको प्रेशराइज किसी भी तरह से नहीं करना कि भाई अभी तुम घर आओ या अभी तुम चलो जी मुझे तुम्हारे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गए हैं, अब बस तुम घर चलो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी। या अब तुम केस वापस लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने उसको केस वापस कहने के लिए कहना ही नहीं है। हमने नहीं कहना कि तुम केस वापस लो, क्योंकि इससे लगेगा कि जैसे यू ओनली वांट टू विन द लीगल बैटल एक्चुअली। बट अगर उसको ये लग गया कि आप सिर्फ लीगल बैटल जीतना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर मामला ख़राब है। वहाँ पे फिर तो रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं है। और यही तो बात उसने कही है हमेशा आपके पार्टनर ने, जिसने आगे डिवोर्स फाइल कर दी, कि भाई इसको तो मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है। तो वहाँ पे फिर आप ये नहीं कहते, प्रेशराइज नहीं करते। वहाँ पे फिर आप मिड का वे इख्तियार करते हैं और आप उसको कहते हैं कि देखो मैं
इस तुम्हारे डिसीजन के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर रहा, मगर मैं चाहता हूँ कि हम कोई 4 वीक्स तक, अप्रोक्सीमेटली कोई 4 वीक्स तक हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक स्ट्रक्चर्ड हम वे में कम्युनिकेशन को बरकरार रखते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और बल्कि इन 3 क्वेश्चंस के 24 घंटे के बाद, 24 से 48 घंटे के बाद, 24 to 48 आवर्स के बाद आप एक मैसेज भी उसको ड्रॉप करें कि तुमसे जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी उसमें मैंने ये फील किया है कि जो भी उसके आगे कंसर्न्स थे आपने उनको वैलिडेट करना है कि हाँ ये तुम्हारा कंसर्न था, ये तुम्हारा कंसर्न था, ये तुम्हारा कंसर्न था, तो ये हुआ है और मैं इन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने एक एक्नॉलेजमेंट उसको दे देना है। अगर आपकी उसके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं हुई, उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं। खैर, तो आपने ये 3 क्वेश्चंस के बाद भी उसको, अगर उसने बिल्कुल इसका कोई आंसर नहीं दिया ना, सिर्फ आपके क्वेश्चन पूछ लेने से भी बहुत से अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अच्छा देयर इज समथिंग गुड गोइंग ऑन। अच्छा, तो क्वेश्चंस के बाद आपने ये एक मैसेज भेज दिया, उसको एक्नॉलेज कर दिया, और उसके बाद आपने उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान दे दिया, उसको कहा कि भाई 4 वीक्स तक आपने आपके साथ मेरी एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन रहनी चाहिए, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें तुम मुझे अंडरस्टैंड करो। और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अभी चेंज हो गया हूँ, तुम इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तुम और मैं ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, तुम ऑब्जर्व करो और तुम जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल हो, जैसे भी हो, तो तुम इन 4 वीक्स के अंदर तुम पे कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का, तुम जो भी तुम कर रही हो वो तुम करो, मगर इन 4 वीक्स तक तुम और मैं एक कम्युनिकेशन बरकरार रखते हैं, ताकि अगर तुम्हें चीज़ों को समझ में आती है, अगर हमें क्लैरिटी मिलती है, ताकि बाद में हमें ये ना फील हो कि ये डिसीजन जो है वो इमोशनली लिया गया है। बाद में तुम्हें यही फील होना चाहिए, और मुझे भी, कि ये जो डिसीजन है ये सिंसेरिटी के साथ और क्लैरिटी के साथ और रैशनल माइंड से लिया गया है। अब इससे भी आप पार्टनर के माइंड में ज़रा ये डाल देते हैं कि भाई तुम्हें बाद में रिग्रेट भी हो सकता है, तो आप एक स्ट्रक्चर्ड उसको ऑप्शन दें कि भाई खुला वापस करने की ऑप्शन ना दें, उसको फ़ौरन घर वापस आने की ऑप्शन ना दें, क्योंकि मैंने आपको बताया फियरफुल अवॉइडेंट का मतलब है कि उसको डर लगता है क्लोज होने से। जब आप उसको कहते हैं फ़ौरन घर चलो, तो उसका माइंड डरता है कि यार ये तो मेरे से फ़ौरन से कमिटमेंट मांग रहा है, इसने भी दोबारा हर्ट कर दिया तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा ना फेस सेविंग चाहिए, उसको कम प्रेशर फील होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे फ़ौरन से आप कहते हैं खुला वापस लो भाई, तो दोनों चीज़ों में नहीं, ना घर ना खुला, इन दोनों में आपने नहीं जाना। आपने मिड का वे इख्तियार करके उसको ऑप्शन दे देनी है कि 4 हफ्तों तक ज़रा ऐसे रह के देखते हैं। और इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि भाई वो सोचता है कि ठीक है मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, मेरे पास हमेशा फिर बाद में ऑप्शन तो है ही ना कि मैं ये केस तो मेरा चल ही रहा है, तो मैं इसको बाद में परस्यू तो मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे वो आप देखेंगे कि वहाँ पे एफर्ट्स उनकी उसके अंदर लो होना स्टार्ट हो जाएंगी, कम होना स्टार्ट हो जाएंगी उनकी एफर्ट्स। उसको इतना इमोशनली परस्यू करने के लिए जो उनकी एफर्ट्स थी पहले के, वहाँ पे लॉयर्स, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं 3-3 4-4 लॉयर्स किए होते हैं भाई, कि जिसके अंदर अभी जल्दी से डिवोर्स हो जाए, बस इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्कनेक्शन होता है। तो पुलिस केसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, फॉरेन केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, इतने केसेस आते हैं कि आई कैन नॉट टेल यू, कि जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हुई है, जिसमें नोटिस निकले हुए हैं, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर निकला हुआ है, पता नहीं क्या क्या हुआ है, ताकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं, आप इमोशनली आप इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आती कि यार ये मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ था, बीच में पुलिस क्या करने आ रही है, बीच में प्रोटेक्शन ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको इमोशनली और ज़्यादा वीक करती हैं और फिर आप गलत फैसले लेते हैं। तो ये ज़रा आपने चीज़ों को समझना है कि हमने प्रेशर पुट नहीं करना, हमने स्ट्रक्चर्ड वे में एक मिड का हमने रास्ता इख्तियार करना है, और उसको एक मैसेज इस तरह का भी होना चाहिए कि जिसमें हम उसको बता दें कि भाई देयर इज़ नो प्रेशर, ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, मेरी तरफ से इस रिश्ते के अंदर 100% कमिटमेंट है, बट आई डोंट वांट टू फोर्स एनीथिंग ऑन यू। मैं चाहता हूँ कि तुम एक्शंस को ऑब्जर्व करो रादर देन कि तुम मेरी बात पर बिलीव करो, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने तुम्हारे जो क्वेश्चंस तुमसे किए थे, जो मुझे, या अगर क्वेश्चंस को उसने जवाब नहीं दिया है, जो आपको कंसर्न्स ऑलरेडी खुद भी लगे हैं, आपने वो खुद ही कंसर्न्स वो मेंशन कर देने हैं कि मुझे इन चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है, और वो जो 3 चीज़ें हैं, और इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका वो आउटकम या उसका मैसेज का, क्योंकि उसके मैसेज का रिप्लाई फ़ौरन से ही नहीं आएगा कि हाँ जी मैं तो वापस आने लगी हूँ, कुछ भी नहीं, उसने भी आपको मिक्स सिग्नल्स देने ही देने हैं। तो वहाँ पर आपने फ़ौरन से रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं करना, मगर ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि वो पॉइंट होगा कि जब वो कंफ्यूज होंगे, पहली दफ़ा वो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने उनके लिए मुश्किल बना दिया होगा डिवोर्स को, आपने उनके लिए बहुत मुश्किल बना दिया होगा, क्योंकि अब उनके पास रीज़न रहेगी नहीं कि उन्होंने अब क्यों आपसे
अलहदा होना है। तो अगर उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं, मगर उसमें भी आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी डिमांड करते हैं, आप उनको ये एक मैसेज भी दे देते हैं कि आई वांट द क्लैरिटी इन द कम्युनिकेशन। मगर ये एक ऐसी सेंसिटिव सी चीज़ है कि इसको मैं वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत से लोग फिर उसको अपने लिहाज से यूज़ करते हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसके फिर गलत नतीजे भी निकल सकते हैं। तो मैं वो पुश एंड पुल वाला जो है ना, उसके बारे में मैं भी नहीं बताऊंगा। ये मैं स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और ये भी बहुत लिमिटेड केसेस के अंदर हमें इसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए जो ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हर केस के अंदर कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकती है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताइए, ताकि आप इससे एडवांटेज ले सकें। अगर आपका इसी तरह का कोई इशू है तो बजाय इसके कि आप तुक्के लगाएं, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के साथ मशवरा करें जो कि एक्सपर्ट नहीं है, तो प्लीज़ रिलेशनशिप इंसान की ज़िंदगी का सबसे मेजर डोमेन होता है, और आपने कोई ऐसा पैटर्न सेट नहीं करना कि जो कि सारी ज़िंदगी फिर आपको हॉन्ट करे और बाद में आपको रिग्रेट भी हो। तो इसलिए दी गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके यू कैन स्केड्यूल प्राइवेट सेशन विद मी, प्राइवेट अपॉइंटमेंट विद मी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।